MC015 कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। तुम लोग के एग्जाम्स है और एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस को लाया जा सकता है और आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं एंड टाइम पे वीडियोस क्यों बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है MOM पे, ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग पे, और आप लोग के नोट्स राइटिंग पे बनाई हुई है, रिपोर्ट्स की बनाई हुई है, डायलॉग राइटिंग का भी मैंने बताया हुआ है किस तरीके से कैसे करना होता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इन वन वीडियोस में इन सभी चीज़ों का रिवीजन, और साथ साथ आपको आंसर्स और एक शॉर्टकट ट्रिक्स जिससे आप लोग एग्जाम्स टाइम में क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहले मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को देखने में इसको परेशानी बिल्कुल ना हो। अब मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग क्या आएगा, पैसिव क्वेश्चन वाले बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, सिंपल टू फाइंड क्वेश्चंस। जैसे आपको एक पैराग्राफ राइटिंग आती थी ना, जब हम बहुत छोटे थे तो हम लोग को एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते थे जो हमें उसी में से आंसर ढूंढ के निकालने पड़ते थे, है ना। तो ये वाला एक दो तीन क्वेश्चंस तो कुछ इस तरीके के आते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट मैंने नोट आउट किया कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप उसी पैराग्राफ में से आंसर एज इट इज, एक लाइन में आपको सही लगता है, 2 लाइन में ठीक लगता है लिखना, पर्याप्त मात्रा रहती है तो आप उतना लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि आपको एनोनिम्स या सिनोनिम्स आप लोग को बोल दिया जाता है कि बताओ, जैसे हार्मफुल और प्लेजेंट का लास्ट ईयर पेपर्स में आप लोग चेकआउट करोगे 2023 के आप लोग के दिसंबर वाले में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। या आपको क्वेश्चन पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में आपको आपको बता दिया गया है कि हार्मफुल है और प्लेजेंट है, तो इसका एनोनिम्स क्या होगा उस पैराग्राफ में से ढूंढ के बताओ, और सिनोनिम्स अगर तो उस पैराग्राफ में से आप लोग उसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। तो ये आपको बोला जाता है निकालने के लिए। रीराइट इन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, आपको एक लाइन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, अपने मुताबिक वो लोग दे देंगे, लेकिन हाँ अलग नहीं होगा, दुनिया से अलग नहीं होगा, आपको उसी पैराग्राफ में से दिया जाएगा, तो आपको रीराइट करना पड़ेगा उसे पैसिव वॉइस में हो या फिर बोला जाएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में आप उस शब्दों को चेंज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कुछ इस तरीके से कि कंबाइन द टू सेंटेंसेस, और उसको एक बोला जाए एक सेंटेंस के रूप में इसको मेक करो। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, 2 अलग अलग बातें बोली जाएंगी, जैसे क्वेश्चन होता है ना कि कहते हैं इट इज रेनिंग, राहुल इज गोइंग आउटसाइड, मतलब कुछ इस तरीके बना दो कि राहुल आज जो है वो मैं एग्जांपल्स में बहुत आसान तरीके से लेना चाहती हूँ उसको, ठीक है। टुडे इज ट्रेनिंग, मतलब ये क्या है, टीम वॉन क्विज, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था मैथमेटिक्स में कि आज बारिश तभी होती है जब कहते हैं आपकी जो टीम है वो हारती है, ठीक है, फुटबॉल की टीम जब हारती है तभी बारिश होती है। ये एक लाइन थी, ठीक है। अब दोनों बात मैं अलग अलग कर दूं इसमें, तो दोनों बात अलग अलग ऐसे होंगी सेपरेशन में कि बारिश होती है, ठीक है, और बोला जाए कि आज के दिन टीम आज बारिश हुई, और बोला आज टीम हार गई, तो मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आज बारिश होने पर टीम हार गई। दोनों बातों को मैंने कंबाइन कर दिया, है ना, इस तरीके से। या आज बारिश होने की वजह से टीम हार गई, दैट्स इट। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसकी 1 लाइन्स पे। इंग्लिश में होगा, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इस चीज़ को। मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा सेंटेंस आपको नहीं यहाँ पे शो हो रहा, तो इसलिए मैंने अपने तरीके से आपको हिंदी वे में समझाने की कोशिश की है। अगली बात, ऑप्शन बिटवीन टू, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे मेकआउट और मेकअप। देखो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उस सेंटेंस में आप लोग को एक डैश फॉर्म में बीच में गैप खाली होगा, और आपको ब्रैकेट करके आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कॉमा मार के कि भाई ये या ये डालेगा या ये डालेगा, जैसे होता था ना ऑप्शन, चूज वन ऑफ देम जो उसमें फिट बैठ रहा हो, जो सेंटेंस के हिसाब से फिट बैठ रहा हो, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला चलता है फटाफट से आप लोग को बिना टाइम को वेस्ट किए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है। इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नोट ऑन टिप्स टू मेक ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव मीनिंगफुल। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आपको बोला जाता है कि नोट्स बताओ, टिप्स बताओ ग्रुप डिस्कशन के इफेक्टिव और मीनिंगफुल। ये एग्जाम्स टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग के सामने कि स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इन क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये सब चीजें क्वेश्चन, ठीक है, जिस तरीके से आते हैं एग्जाम्स टाइम पे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये देखो क्वेश्चन दिया है ना, राइट अ नोट इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स ऑन द टिप्स टू मेक ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव और मीनिंगफुल, लिस्ट आउट ऑल द डूज एंड डोंट। अब बच्चा घबरा जाएगा, उनको लगेगा कि नोट की बात की गई तो मतलब नोट मेकिंग की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये बोल रहा है कि आपको एक नोट्स तैयार करना है, ठीक है, 150 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आपको बताना है कि ग्रुप डिस्कशन में इफेक्टिव, ठीक है, आपको टिप्स देनी है, अपने अपने मुताबिक टिप्स देनी है कि ग्रुप डिस्कशन अगर हो रहा है तो वो इफेक्टिव और मीनिंगफुल कैसे होगा, ठीक है। लिस्ट आउट ऑल द डूज एंड डोंट्स, आपको लिस्ट करना पड़ेंगे सारे डूज एंड डोंट को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस ग्रुप डिस्कशन में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब इसका मैंने जो आंसर्स लिया है आप लोग के लिए, मैंने आंसर्स कुछ इस तरीके का यहाँ पे रखा है आप लोग के लिए कि इस तरीके से देखो, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ग्रुप डिस्कशन आर एन इंपॉर्टेंट मेथड टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू मेक अ डिस्कशन इफेक्टिव। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड अवेयर ऑफ द टॉपिक्स। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, लॉजिकली प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, रिस्पेक्टफुल इंटीग्रेशन जो है पे इंटरेक्शंस हेल्प मेंटेन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। एक्टिव लिसनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इट अलाउ मेंबर टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट्स एंड द बिल्ड मीनिंगफुल आर्गुमेंट्स। स्टेट
स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टॉपिक यूजिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड आगे बात करते हैं कि मेंटेनिंग पोलाइट बॉडी लैंग्वेज मेक द डिस्कशन मोर प्रोडक्टिव। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस शुड बी हैंडल्ड calmly so that the discussion remains constructive overall and effective group discussions require a balance of confidence cooperative and thoughtfuls। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी एक कंपनी है, कंपनी छोटी सी मान लीजिए, अब उसमें ग्रुप डिस्कशन, अब एक बंदा जो है वो एचआर है आपके यहाँ, अब एक बंदा जो है एग्जीक्यूटिव है, एक बंदा और भी छोटे लेवल पे काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो वहाँ पे स्वीपर्स हैं या जो वहाँ पे झाड़ू पोछे वाले हैं या फिर बोला जाए डस्टिंग वाले हैं, ये चाय पानी बनाते हैं, तो क्या मैं उनको भी डिस्कशन करूँगाऊँगी कि मुझे अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है, मेजर रोल बैठता ही नहीं है। हाँ, मेरी यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सेटिस्फाइड रखूँ ताकि वो अपना काम अच्छे से करें, बट ये नहीं कि मैं अपने कोई भी मीटिंग्स पर्पस पे उनको भी अवेलेबल करवाऊँ। समझ में आई बात को? तो अब मेरे पास कौन कौन से लोग हैं, जो मेरे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी हैं, जो एचआर हैं वो भी होंगे, जो मैनेजर्स हैं वो भी होंगे, और जो मेरे पास बाकी सारे जो कंप्यूटर डाटा संभालते हैं, एनालाइजमेंट वाले, सब कोई होंगे, है ना? जो सारी टीम वर्क करती है, मेक करती है और बात करती है आगे हमारी कंपनीज़ को आगे ग्रोथ करने में। तो वो सारे लोग से मैं डिस्कशन करूँगी। क्या मैं वहाँ पे जो छोटे लोग होंगे, जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, सिर्फ़ नॉर्मल सा काम होता है उनका, है ना? सिर्फ़ प्रिंटिंग वगैरह का काम है, तो क्या मैं उनको छोड़ दूँगी? नहीं, मुझे रखना है। और मुझे ऐसा नहीं कि मैं एचआर है, मैनेजर है, ये अच्छी पोस्ट के हैं, अच्छी मार्क्स लेके आए, तो अच्छी पोस्ट के हैं और अच्छी इनके पास सीवी है, रिज़्यूमे है, तो मैं उन्हीं की बात सुनूँगी। नहीं, तो आपको यही सब बातें यहाँ पे अपने आप से लिखनी होगी। एग्जाम टाइम पे मत सोचना कि मुझे रट्टा लगा के जाना है और वही चीज़ लिखनी है, नहीं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है। टू मेक अ डिस्कशन होता है इफेक्टिव मतलब कि कोई अच्छा, इफेक्टिव होता है इफेक्ट करे, मतलब असर हो मार्केट में किसी चीज़ का। इफेक्टिव पार्टिसिपेंट मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, पार्टिसिपेंट जो भी लेंगे वो वेल प्रिपेयर्ड हो, पहले उनको पता हो टॉपिक्स क्या है, वो पहले से प्रिपेयर हो क्या है कि हमें कौन कौन से आइडियाज देने हैं उस मुताबिक, और अवेयर ऑफ द टॉपिक, उन्हें पता होना चाहिए ऑलरेडी टॉपिक के बारे में। क्लैरिटी ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन हेल्प मेंटेन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। रिस्पेक्टफुल पे आपको इंटरेक्शन करना है उन सभी के साथ ताकि आप मेंटेन करो सको पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि जब कोई बात कही जा रही है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, आपका माइंड ऐसा नहीं कि कुछ और सोच रहा हो, आप प्रेजेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट अलाउ टू मेंबर अंडरस्टैंड अदर व्यू पॉइंट्स, और ये भी नहीं है कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस सही था बाकी मैं किसी की क्यों सुनूं, नहीं, सब व्यक्ति सबकी बातों को सुनेंगे ताकि निष्कर्ष अच्छे से निकाला जा सके, ठीक है। बिल्ड ऑन मीनिंगफुल आर्गुमेंट्स यहाँ पे निकल के आ सके। स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टॉपिक यूजिंग रेलेवेंट एग्जांपल्स, रेलेवेंट एग्जांपल्स लिए जाए ना कि फालतू की बातें की जाए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डिस्कशन में बातें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी हैंडल्ड, ठीक है, और यहाँ पे काल्मली सो दैट द डिस्कशन रिमेन कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। बहुत कामली तरीके से सभी की बातें सुनी जानी चाहिए ताकि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। ऐसा नहीं कि बहुत शाय पर्सन है कोई वहाँ पे, या कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है जो बोल ही नहीं पाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसकी बात ना सुने, उसको नजरअंदाज करें कि वो क्या बताएगा, नहीं आता होगा, ये चोमू सा लगता नहीं होगा, ऐसा नहीं। हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, वो यह बात बोल रहा है। ओवरऑल एन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर करता है बैलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस का और कॉपरेशन का एंड थॉटफुल पार्टिसिपेशन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब डूज की बात करते हैं, तो डूज में आता है प्रिपेयर थ्रोली ऑन द टॉपिक, लिसन केयरफुली टू ऑल द स्पीकर्स, ठीक है। आपको थॉरली मतलब प्रिपेयर करना है सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से, थॉटफुल तरीके से लिसन करना सभी की बातों को, स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंटली एंड टू पॉइंट, आपको स्पीक करना क्लियरली तरीके से, कॉन्फिडेंटली तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना है। अगला है कि मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपको आई कॉन्टैक्ट भी रखना है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी अपना रखना है। अगला है रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं कि आपने किसी ने बात बोली तो आपने उसको टोक दिया या डांट दिया, कुछ कह दिया, वो बंदा आगे बोले ही ना, ठीक है। आपको सभी का अच्छे से इंकरेज करके उसे बुलवाना कि आप बताइए बिल्कुल बताइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बताएं। तो जानबूझ के व्यक्ति को थोड़ा मोटिवेट करो ताकि वो बोल सके एकदम फ्री तरीके से, कामली तरीके से, क्या पता किस व्यक्ति की बातें कौन सी अच्छी हो जाए। सपोर्ट आर्गुमेंट विद एग्जाम्पल्स, आप आर्गुमेंट्स करो एग्जाम्पल के साथ तो ज़्यादा असर पड़ता है कि देखो आपको पता होगा वो कंपनी ने किस तरीके से किया था तो क्या हुआ उसके साथ, या आप ऐसे करोगे तो आपका भी हो सकता है ग्रोथ करे। तो एग्जाम्पल्स अगर प्रोवाइड करोगे तो उनके माइंड में जरूर जो वो चीज़ बैठती है ग्रुप डिस्कशन में। और कौन से काम नहीं करने, डू नॉट इंटरप्ट एंड आर्ग्यू अग्रेसिवली, ठीक है, आपको एग्रेसिव नहीं होना, गुस्से से नहीं आना है। डू नॉट डोमिनेट और स्पीकिंग टू लॉन्ग, आपको डोमिनेट नहीं करना है और टू लॉन्ग नहीं बोलना है, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बातों को कहना है क्योंकि तभी इफेक्टिव हो सके। अच्छी बातें कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी हमें ग्रुप डिस्कशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये नहीं आप लंबा लंबा लेक्चर दे रहे हो 5-5 6-6 घंटे का, वो नहीं चलेगा। डू नॉट गो ऑफ टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए, फालतू बातें वहाँ पे शुरू हो जाए, टॉपिक पे बात होनी चाहिए। डू नॉट क्रिटिसाइज पर्सनली और मॉक अदर्स,
आपको किसी किसी को ये नहीं करना है कि भाई मेरी दुश्मनी है इसके साथ तो मैं इसकी बातें नहीं मानूंगा, इसकी बातें नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं। जब ग्रुप डिस्कशन है तो वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। आप एक मुद्दा लेके बैठे हो, एक जगह का, आप अपनी कंपनी को बढ़ाने बैठे हो, ये नहीं कि आप घर की लड़ाई अपनी लेके बैठ गए वहाँ पे। डू नॉट शो डिस इंटरेस्ट और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। आपको ऐसा नहीं दिखाना वहाँ पे कि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलने दो, इसका भी बोलनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव बॉडी आपको लैंग्वेज नहीं करनी है कि आप हाथ पैर अपना हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, मतलब ही नहीं आपको बैठता, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में देखा जाता है वो है सीवी का। सीवी में क्या क्वेश्चन आते हैं? सीवी में आता है आपको करियर ऑप्शन। मैं बताती हूँ कैसे लिखना होता है सीवी को। सीवी को लिखने का कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो आपको पैटर्न बता रही हूँ वो पैटर्न से आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्स टाइम पे। नेम, एड्रेस अपनी मर्जी से लिख लेना, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल क्या होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। अवेलेबल होगा एग्जाम्स टाइम पे आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी। प्रिपेयर आ सीवी फॉर द पोस्ट सेल्स मैनेजर इन रेप्यूटेड एमएनसी सिटिंग ऑल द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन। मेरी बात मानना, पिछले 5 साल के पेपर में जो भी ऐसे तरीके से सीवी वाले क्वेश्चन आए हैं उनको ध्यान से रीड कर लेना। जैसे इसने बोला सेल्स मैनेजर की मुझे पोस्ट के लिए चाहिए क्या, सीवी बनाना है सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब आप उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सेल्स मैनेजर वाले के लिए, तो वो आपको नॉलेज में होनी चाहिए दिमाग में कि सेल्स मैनेजर के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है वो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार सिनेरियो अपने माइंडसेट पे रख लेना। वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक रफली है, राहुल शर्मा नाम से एक व्यक्ति का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर डाला और ईमेल बना दिया इस चीज़ का, ठीक है। पहले ये आपके सीवी में पहला काम लिखना है ताकि व्यक्ति की सारी डिटेल स्टार्टिंग पॉइंट आता है करियर ऑब्जेक्टिव में, टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ सेल्स मैनेजर इन अ रेप्यूटेड एमएनसीज वेयर आई कैन यूटिलाइज माई लीडरशिप स्किल्स, सेल्स expertise and strategic planning abilities to drive revenue growth and contribute to the organization। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैं आपकी कंपनी में सेल्स मैनेजर बनने के बाद क्या काम करूंगा, मेरा मुद्दा क्या रहेगा, मैं क्यों करना चाहता हूँ ये चीज़, ये होता है ऑब्जेक्टिव। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल्स में मैं अचीव करना चाहूँगा, तो ये लिखा जाता है। फिर क्या लिखना है आपको, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या आता है, MBA, ठीक है, 78% आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बीकॉम ऑनर्स क्या हुआ है 75%, 12th में 2015 में 82% और 10th में आप लोग की 85%, इस तरीके से लिखना है, ओके। अगला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में उसने क्या किया हुआ, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव रह चुका है ABC किसी भी नाम की इंटरनेशनल कंपनी। एग्जांपल में ऐसे लिखना है ABC, क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन आउट किसी कंपनी को नहीं कर सकते, ठीक है। तो जुलाई 2020 प्रेजेंट में अब बात की जाए, जिससे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, प्रेजेंट की बात करें तो अभी उसने ये सब काम किया हुआ है। तो आप 2020 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, मेरे पास पुराना लिखा हुआ था, तो ये आप इसमें इसकी जगह पे आप लिख सकते हो जिससे अभी का है 2000, आप लोग 25 लिख सकते हो, ठीक है, 2025 लिख सकते हो। मैनेज अ टीम ऑफ 12 सेल रिप्रेजेंटेटिव, इंक्रीज रीजनल सेल्स बाय 35% इन 2 years थ्रू टारगेटेड स्ट्रेटेजीज। मतलब इसने ABC कंपनी में क्या काम किया था, वहाँ पे रह के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव इसने मेंटेन किया था, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ, अचीव की थे मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स टारगेटेड कंसिस्टेंटली वे में वो भी किए थे। अब अगली बात है यहाँ पे कि इसने जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 से जो यहाँ पे इसने दूसरे का काम किया वो है रिलायंस रिटेल लिमिटेड में। तो उसमें क्या काम किया, असिस्टेड द सेल्स टीम इन प्रमोशनल एक्टिविटीज, कंडक्टेड कस्टमर सर्विस एंड सपोर्टेड प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आप बना देना उसमें जो भी चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉलेज के बारे में। की स्किल्स की बात करते हैं, की स्किल्स क्या है, टीम लीडरशिप, मोटिवेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, नेगोशिएशन, प्रेजेंट स्किल्स, मार्केट एनालिसिस, CRM सॉफ्टवेयर, सेल्स फोर्स और जोहो। तो ये एक की स्किल्स मतलब उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं वो बताई जाती है। अचीवमेंट क्या कहता है, अवार्ड हुआ है बेस्ट सेल्स परफॉर्मर का 2022 और 2023 में उसको, और सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद 20+ न्यू कॉर्पोरेटिव क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 10-12 जो है इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी से, जो आप कंपनी के लिए डाल रहे हो CV, उससे एक्सपेक्ट करता है कि 10 से 12 लाख उसे नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल बेस्ड ऑन ओवरऑल बेनिफिट्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जैसे अब उसका काम होगा, जिस तरीके का वर्किंग होगा उस हिसाब से। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स में आप लोग डाल सकते हो उसके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, ये नेशनलिटी उसकी क्या है। डिक्लेरेशन में आप डाल देना, आई एम हेयर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट टू माई नॉलेज, डेट, सिग्नेचर और राहुल शर्मा नाम से, इस तरीके से आप खत्म करेंगे। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के पास आता है रिपोर्ट्स का। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है। फिर से क्वेश्चन अगला बोला क्या, प्रिपेयर रिपोर्ट अबाउट 250 वर्ड्स गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फील्ड विजिट यू अंडरटुक टू गेट एन आइडिया अबाउट द पोटेंशियल सक्सेस टू द एंटरप्राइज दैट यू आर प्लानिंग। आपको रिपोर्ट तैयार करनी है एक फील्ड की जहाँ पे अंडरटुक आइडिया अबाउट द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज दैट यू आर प्लानिंग। आप जो पोटेंशियल चाहते हो, आप जो इस पोटेंशियल से चाहते हो कि जो कॉम्पिटिटर है वो, मतलब इन द सेंस बोला जाए कॉम्पिटिटर से आप आगे बढ़ें,
हाँ, आप एंटरप्राइज़ की कैसे प्लानिंग करना चाहते हो, तो उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? उसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने पैराग्राफ के रूप में बताया हुआ है। टू एलिवेट द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आई एम प्लानिंग टू एस्टैब्लिश आई अंडरटूक अ फील्ड विजिट ऑन 3 December 2025 टू द लोकल कमर्शियल मार्केट एरिया ऑफ ग्रीन वैली, न्यू दिल्ली। द पर्पस ऑफ द विजिट, वहाँ में विजिट करने का ये पर्पस था कि कस्टमर की प्रेजेंस, कस्टमर की कॉम्पिटिशन, मार्केट डिमांड्स, प्राइसिंग पैटर्न्स और सप्लाई पॉसिबिलिटीज फॉर लॉन्चिंग अ हेल्थ ओरिएंटेड स्नैक एंड बेवरेज आउटलेट्स। ठीक है, चेक करने गया था। ड्यूरिंग द विजिट मैंने वहाँ पे देखा कि आई इंटरेक्ट विद द शॉप ओनर्स, मैं वहाँ पे इंटरेक्ट किया शॉप के ओनर्स के साथ और सप्लायर्स से और अराउंड 20 कस्टमर्स के साथ, एंड टू अंडरस्टैंड उनके बाय करने के बिहेवियर को मैंने देखा, एज्यूम किया। मोस्ट कम कस्टमर जो वहाँ पे थे एक्सपेक्ट अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द हेल्दी। बहुत लोग को देखा मैंने कि वो लोग अपने इंटरेस्ट ले रहे हैं हेल्दी में, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में, मतलब जो रेडी टू ईट मतलब कि जो जैसे मैगी है ना, डाला बना दिया। आजकल आप जानते हैं कि आजकल रोटियां भी बनकर आ रही हैं ऑटो में, है ना, तो आपने सिर्फ लाया उसे और कुछ फ्राई वाली चीज़ आती है जो आपने लाया और कढ़ाई में फ्राई किया और फटाफट खा गए। तो रेडी टू ईट वाली फूड चीज़ें सच ऑफ मिलेट्स, स्नैक्स, फ्रेश जूसेस, लो शुगर ड्रिंक्स एंड ऑर्गेनिक आइटम्स, ये देख रहे हैं लोग से ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। द डिमांड फॉर द सच प्रोडक्ट वॉज हाई वाइल ओनली अ फ्यू आउटलेट्स ऑफर्ड लिमिटेड ऑप्शंस इंडिकेटिंग अ फेवरेबल मार्केट गैप। ओके, आगे चलते हैं। आई ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रेंटल कॉस्ट, मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि रेंटल कॉस्ट के चले सप्लाई की कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, एवरेज फुटबॉल्स एंड पीक बिजनेस आवर्स को चेकआउट किया। तो एरिया देखा मैंने, रिसीव किया हैवी स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोयर ट्रैफिक विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सस्टेन्ड सेल्स। कॉम्पिटिटर जहाँ यहाँ पे बोला गया है, कॉम्पिटिटर इन द विसिनिटी रियली mainly on traditional fast food, suggesting an opportunity to differentiate through यहाँ पे quality and health conscious offerings. Based on the finding, the market environment appears supportive for the launching the proposed enterprise with proper marketing, competitive pricing, hygienic preparation and attractive packaging. तो अपने हिसाब से आप एक बता दो, जैसे इस व्यक्ति ने यहाँ पे बता दिया कि मैं अपने इफेक्टिवली वे में कैसे प्रोडक्ट को बना सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या काम करूँगा। तो ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है, कहाँ जाकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये तैयार कर रहा है कि एक जगह पे गया, वहाँ जाके विजिट किया इसने, तो लोगों को पढ़ा, लोगों के बारे में जाना, अलग तरीके से लोगों से मिला, सेल्स वालों से मिला, तो उनसे पता चला कि भाई लोगों की डिमांड मार्केट में क्या क्या पड़ रही है। तो ये बता रहा है कि हाइजीनिक लोगों को चाहिए फास्ट फूड ही, लेकिन वो हेल्दी भी होना चाहिए, बट वो जल्दी बन भी जाना चाहिए, और हाइजीनिक भी होना चाहिए, प्रिपरेशन ईजी टू प्रिपेयर भी होना चाहिए, और अट्रैक्टिव पैकेजिंग उसकी होनी चाहिए ताकि लोग उसे देखते ही खरीद लें। द बिजनेस हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कंक्लूजन निकल कहता है द फील्ड विजिटेड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट इन द कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से चल रहा है। द एनालाइज में निकल के आता है कि स्ट्रॉन्गली इंडिकेट दैट द प्लान्ड जो एंटरप्राइज इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी आर मेंटेन। ओके, आगे चलो, मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको फिर बताऊंगी इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब बच्चे मुझसे आप ये मत बोला कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे इसका पीडीएफ दे दो या फिर वो दे दो। देखो मैं पीडीएफ नहीं दे रही इस चीज़ का, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि पीडीएफ दे पाए इस चीज़ का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी चीज़ों का, रोक के वीडियोस को। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं बता दिया ना आपको, अब बताती हूँ आपको क्या करना है। एग्जाम टाइम पर ये देखो रिपोर्ट वही है। अब एक होगी ये क्या था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया वही चीज़ है, जो भी रिपोर्ट मैंने आपको सुनाई ना, ये वही रिपोर्ट है, बट यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में है, और आपको थोड़ा समझाने के वे में मैंने यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा करा हुआ है कि आप यहाँ देखो जो शब्द जो बारीक हैं, जो मेरे को दिखवाने हैं मार्केट में, तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आप क्या करना, ब्लू पेन से तो पूरा लिखोगे एग्जाम्स में पेपर, तो ब्लैक पेन से उस चीज़ को हाईलाइट करने के बारे इस तरीके से लिख देना है ताकि ये हाईलाइटेड हो। आपकी डेट, आपकी कंपनी का नाम, जहाँ आप गए थे विजिट करने वो जगह, और आप जो भी फोकस करना चाहते हो इन चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे फोकस करवा देना। बाकी चीज़ जो लिखी है वो वेरी गुड होनी चाहिए। और एक और बात बता दूँ, पैराग्राफ की बात की गई, रिपोर्ट की बात की गई, तो इस तरीके से लिखना, और बातों को कम ही शब्दों में अच्छी बातें लिखना। ठीक है, 150 जो है वर्ड्स की बोली गई थी, तो 150 वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक बात और बता दूं, MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने बता रखा है, और डायलॉग राइटिंग वाला मैंने बता रखा है पैटर्न किस तरीके से। डायलॉग राइटिंग में कुछ नहीं होता, मैं बताती हूँ, डायलॉग राइटिंग में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जैसे आपको बोल देगा एग्जाम्पल्स के रूप में कि आप दो बंदों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, मेरे को बेचना है सामान को और कस्टमर खरीद रहा है, ठीक है, या मान लो एक कंपनी का ओनर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है, उसके बीच में वार्तालाप चल रही है, और आप रिटेल वाले हो और वो आपको सेलिंग कर रहा है, तो उनके बीच में क्या बातचीत होगी, क्या आपके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा, वो उस अकॉर्डिंग आपको बस कन्वर्सेशन लिखना है। जैसे कि अब बोलता है ना कि राम, उसने क्या बोला है, हाय हाय श्याम कैसे हो, तो श्याम के कह रहा है कि क्या बोलता है, हेलो राघव, जो भी है उसका नाम है ना, हेलो राघव कैसे हो, तो ये बात कहता है, तो राघव बताता है, फिर राघव कहता है कि बहुत दिनों बाद तुम मिले मुझे, है ना, तो कहता है कि हाँ भाई क्या करें, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, अपनी बचपन के दिन बहुत ये थे, तो कन्वर्सेशन चल रहा है ना कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल अलग नहीं है, जैसे छोटे थे तो आप उसमें स्टोरीज वगैरह में पढ़ा करते थे ना, वैसे ही आएगा, वैसे ही डायलॉग राइटिंग लिखनी है।